सही, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ लिटिल बिट। एंड इसके पहले भी हमको लगता है कि आप लोग को समझा दिए थे कि ओहमिक कौन होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन होते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है व्हाट इज ओहमिक और नॉन ओहमिक। तो आप लोग इतने समझिए कि जो दोज टाइप ऑफ द मटेरियल्स विच फॉलो ओम्स लॉ, स्पेशली ये सब कंडक्टर होते हैं, ऐसे मटेरियल्स और कंडक्टिंग मटेरियल्स है जो ओम्स के लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग ओहमिक मटेरियल्स कहते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी रेसिस्टेंस से करंट को हम अलाउ करते हैं पास होने के लिए, इफ़ करंट इज अलाउड टू पास थ्रू ए पीस ऑफ ए वायर और ए रेसिस्टेंस, देन पोटेंशियल इज डेवलप अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर और रेसिस्टेंस। नाउ दैट इज गिवन बाय V इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ है, सब लोग जानते हैं। तो ओम्स लॉ में एक कंडीशन डालना बहुत ज़रूरी होता है। At constant temperature, potential developed across the terminal of a wire or resistance is directly proportional to the current। करेक्ट है, यही ओम्स लॉ है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी तार से या किसी रेसिस्टेंस से करंट पास कराएंगे तो दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हम इसमें करंट कितना पास करते हैं। ये ओम्स लॉ है और ये रूल को जो मटेरियल फॉलो करे इसको ओहमिक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, याद हो गया होगा ना। जो ओम के नियम को फॉलो करे उसको ओहमिक और नहीं फॉलो करे उसको नॉन ओहमिक कहते हैं। करेक्ट, जो ओम्स को लॉ को फॉलो करे उसको ओहमिक और जो नहीं करे उसको नॉन ओहमिक। तो नॉन ओहमिक वाला मटेरियल्स क्या क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। जितना भी सेमी कंडक्टर्स होगा, जितना भी सेमीकंडक्टर गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जितना भी सब आएंगे वो सब नॉन ओहमिक होते हैं। या जितना भी डायोड्स होंगे नॉन ओहमिक होंगे, ट्रायोड्स होंगे नॉन ओहमिक होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बात कर लेंगे, ओके। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल मूव करने की बात होती है तो वहाँ पर वोल्टेज और करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो वहाँ पर कुछ अलग रूल लगता है। तो अलग रूल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे। तो ऐसे मटेरियल्स जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करे उसको नॉन ओहमिक में कह देंगे। और नॉन ओहमिक का एग्जांपल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस है सब में टिक आप नॉन ओहमिक में मार दीजिएगा, और जितना कंडक्टर टाइप का है उसको ओम्स के लॉ में टिक मार दीजिएगा। याद हो गया कि नहीं हो गया? लिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगा तो हम नोट आपको लगा लेंगे। करेक्ट है, भले दिमाग में डालना। ओम्स किसको कहते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करे उसको ओहमिक और जो नहीं फॉलो करे उसको नॉन ओहमिक। आपका कंपटीशन में पूछता है एग्जाम्पल देके, डायोड दे देगा, सेमीकंडक्टर दे देगा, बोलेगा कि ओहमिक कि नॉन ओहमिक, तो किस में टिक मारिएगा? डायोड है और सेमीकंडक्टर टाइप का मटेरियल्स है, ठीक है भाई। तो पूछेगा कि ओहमिक कि नॉन ओहमिक, तो आप क्या टिक मारिएगा? ठीक है, जल्दी से आप बता दीजिए कि अगर डायोड है या आपके पास, बहुत सही नॉन ओहमिक आ रहा है, अमित लिख लिए हैं। डायोड है या सेमीकंडक्टर्स टाइप के जितने भी डिवाइस होंगे, ट्रायोड वाल्व होंगे ना, ये जितने भी होंगे सब नॉन ओहमिक होते हैं। ये ओम्स लॉ के फॉलो नहीं करता है। आपको जस्ट टिक मार के लिए आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए कितना सब चीज़ लिखी है। तो लिखते हैं हम लोग, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर एग्ज़ाम होता है, अब तो अगर भी लग गया है ना कि इस साल बिना एग्ज़ाम लिए सब टॉप कर गए हैं, हाँ। तो पता नहीं आपके समय कोरोना के बगल में कोरोना के छोटा भाई बहन आ जाए तो आप लोग ऐसा हूँ पास कर जाइएगा। अगर नहीं आया तो फिर आएगा ये क्वेश्चन, तो हम लोग छाप लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। और कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग तो भैया आपके कॉलेज के तरफ से मार्क्स में 130 में से 128 बैठा दिया, 99% मार्क्स दे दिए। अब कितना दे, है ना? 126 124 लोएस्ट दिए हैं, 128 हाईएस्ट दिए हैं, 130 के पूर्णांक पे। तो आप समझ लीजिए कि क्या नंबर बैठा है। लेकिन हाँ, जिसको मैं पर्सनली जानता था कि हाँ ये स्टूडेंट को अगर कोई कहीं खड़ा करा दिया जाएगा, ये पढ़ा है, तो ये कोई जवाब देगा किसी भी ऑफिशियल्स के सामने में, वैसे लोगों का नंबर खुल के देते हैं, ठीक है। बेस में भी अच्छे खासे ही नंबर है, लेकिन बेस वाले को जनरली टॉपर को बुला लिया जाता है। तो टॉपर में 10-20 लोगों को ऐसे नंबर दिया जाता है जो कि आपको काफ़ी कंसेप्चुअली बहुत साउंड है। अगर आपको किसी के सामने खड़ा करा दिया जाए और मेरे भरोसे पर उतरिएगा तो हम लोग उड़ेल देते हैं कि ठीक है यार, बाकी लड़ लेगा स्टूडेंट, बाकी मैं लड़ लूँगा, बचेगा सो, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा रहो ताकि हमको भरोसा बना रहे। हमारी बारी आए तो हम उड़ेल देंगे धर के, चलें। देख सकता है सर, आप लोग तो ऐसा नंबर देना शुरू कर दीजिए, CBSE को फेल कर दीजिएगा। हम कहेंगे CBSE कौन चिड़िया का नाम है सर? हम जिसमें हाथ लगाते हैं वही मेरा बाज है। तो हम लोग उस टाइप का लोग हैं। चिड़िया कौन चीज़ होता है? वी आर द बाज, एगल, फाइटर, है ना।
तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है कि तुम लोग के अंदर नॉलेज है, और नॉलेज है तो लड़ लेंगे ना। तो आप लोग भी उसके लिए रेडी रहो। हर जगह ऐसे ऐसे फाइटिंग करना आता है, हर जगह फाइटिंग आता है, और उस फाइटिंग के लिए आप लोग तैयार रहिए। और नहीं फाइट कीजिएगा ना तो लोग सप्रेस कर देते हैं। ओके, चलिए एनीवे हम लोग लड़ लेंगे। हम लोग कहेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। हाँ, पढ़ाई पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं कि पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, ये तो तय है ना। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं ना, लड़बो पढ़बो और जीतबो। हाँ, ये बंगाली में बोलता है ना, लड़बो पढ़बो और जीतबो। हम लोग का भी डायलॉग हो गया, एकदम तोड़ फोड़ करेंगे तो करेंगे। अच्छा, अब ये बता दे रहे हैं कि आपका डिफरेंशियल में हमको लगता है 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो जो 20 सीरीज है, जो IIT का पेपर हम हर दिन 5 को डालेंगे, वो टिपिकल क्वेश्चन, वो 5 बना लीजिएगा तो आपका 25 क्वेश्चन निकल जाएगा ना। वो हम सेक्शन तैयार है। जैसे आप लोग सोच रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस ख़त्म हो जाए तब हम उसको शुरू करें, सो दैट, ठीक है ना, सो दैट कि हम लोगों ने आगे चलते रहें और आप लोग पीछे से देखते रहें। उसमें दम लगेगा, दिमाग का नस ना फटने लगता है। ओके, हम उसको स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसके बाद उसी तरह से आपको बायो में भी और उसी तरह से केमिस्ट्री में भी हम लोग क्वेश्चन का एक सीरीज, IIT का सीरीजें अलग निकाल रहे हैं, ताकि धीरे धीरे आप चैनल पे देखते रहें। और बाद में हम उसको देख क्या कर लेंगे, जब इधर तैयारी कर लेंगे तो हम लोग यहाँ बैठ करके टेस्ट पेपर कंडक्ट कर लेंगे। तो आप देखिएगा, किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक ही तैयारी कर रहे हैं, एक ही समय में हम लोग निकाल के चले गए। और कोई टफ नहीं है, कहते हैं ना आसान है, ज़िंदगी आसान है, जैसा जो कहता है वैसा हो जाता है। हाँ जी चलो अच्छा है पूजा, छाए रहो। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ हमने पढ़ाया हुआ था। अब देखिए इतना मस्का बात कर लिए तो आप लोग इजी हो गए होंगे। पीछे हमने एनिमेशन दिखा रखा था, पीछे हमने कैलकुलेशन ऑफ वाह वेग, कौन सा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में बात कर रखा था। तो अब शॉर्टकट आते हैं। 2 तरह से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला हुआ था, दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो मेरा ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, कंसीडर ए पीस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये वाला देख के फोटो छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से आप लोग फोटो मेरे साथ बनाते चलिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, ये हम लोग लिख लेंगे। L विद द लेंथ ऑफ द वायर एंड A विद द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। A क्या है आपका, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। पहले हम ड्राइव कर लेते हैं, देन हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। करंट इधर से गया माय डियर और करंट इधर से निकल गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर किसी क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर 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 करते करते ड्रिफ्ट किया होगा। बोलिए बोलिए, तो करंट का डायरेक्शन अगर I इधर की ओर है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लोग को छोटा सा ड्रिफ्टिंग हुआ होगा लेफ्ट साइड में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द बायसिंग वोल्टेज। ये फोटो तो बनता है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और स्पीड के बारे में बोल दिए कि स्पीड इज़ वेरी हाई बट ड्रिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी लो, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ वेरी लो। हम बाद में इसका और मज़ेदार फनी बात बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स का कि छमिया की कहानी क्या है ना, ठीक है। तो थोड़ी सी हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं सिलेबस पे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना जानोगे ना उतना ही कम पड़ता है। जानते रहो, दिखाई तो पड़ता नहीं है, बस देख करके तसल्ली करते रहो। यस, तो आप यहाँ से आ जाइए। हम लोगों ने क्या करते हैं ये देखिएगा, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया तो दिस इज़ द वे, हमने बायसिंग वोल्टेज दे दिया V, दिस इज़ द बायसिंग वोल्टेज V। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, कंसिडर ए पीस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L of cross section area A maintained at potential difference V, owing to that once electron move from right to left and current will move from left to right, or we can say current will move from high potential to low potential whereas electron move from low potential to high potential। इसकी कहानी सब कहा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बोलिए। इतना फोटो बना लिए, अब इस पर फोटो पर हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक। तो पहला वाला जो कैलकुलेशन हम लोग निकाले थे, इसमें चार्ज निकाले थे। तो चार्ज के लिए जो सिंबल लिए थे वो सब आपको पता है। हम यहाँ शॉर्टकट में कैलकुलेशन पे डेरिवेशन दे रहे हैं। n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द टोटल चार्ज इनसाइड द पीस ऑफ ए वायर इज Q इक्वल टू ये देखिए n है नंबर डेंसिटी, A इंटू L वॉल्यूम हो गया, एंड नंबर डेंसिटी में वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से गुना कर दिया। तो दिस इज योर होल चार्ज, ओके।
आप लोग ये जान रहे हैं कि हमने बोल ही रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग ए पीस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, maintained at potential difference V. Owing to that, one electron will move from low potential to high potential. So in totality, total amount, total number of electron या total charge inside the wire taken is equal to, ये इतना कहानी है। तो ये सिंबल सब बता रखे हैं, सिंबल सब बता रखे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको फोकस इस पे, इसी में स्टूडेंट गड़बड़ाते हैं। तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस इज NaL इन E वाली बात हो गई है, करेक्ट है। अब करंट हम सेटअप के बारे में बात करेंगे तो करंट इज इक्वल टू, हम लोग सब पढ़े हैं, दिस इज Q बाई T विद द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम दैट टू दिस एंड, ये हम लोगों ने बात कर दिया है। तो दिस इज इक्वल टू NaLE डिवाइडेड बाई T, ओके, दिस इज T, ठीक है भाई। ठीक है। तो आप यहाँ से ये समझिए, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मैक्सिमम अगर L तक जा रहा है तो L बाई T दिस इज इक्वल टू VD, ये बात को हमने बता रखा है। जो जो चीज़ लिखते गए हैं उसको साइड हम लोग करते जा रहे हैं ना। तो जब ये कर लिए I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू, वी हैव गॉट इट दिस वंस, NaEL by T. On arranging this one, we have got this I is equal to NaE into VD, and इसी को आपके पास ये आ गया, VD is equal to I by NaE. This is one way, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोगों ने क्या कर देंगे, we know this one, VD के बारे में लिख लिया ना, तो VD तो हम लोगों ने बता दिया। अब आइए यहाँ से हम लोग जानते हैं I बाई, ये देखिए I बाई A, पहले स्केलर टर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इसको वेक्टर टर्म में लिखेंगे। यहाँ है I बाई A, चेक इट, दिस इज J इज इक्वल टू I बाई A। J को क्या कहते हैं आप लोग को सब पता है, करंट डेंसिटी कहते हैं। J इज कॉल्ड व्हाट, J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये क्या है माय डियर, तो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, एंड J जो है आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या कह देंगे, J क्या है आपका, वेक्टर है, ओके। A क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो वेक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि वेक्टर है। इसका मतलब जब कहीं कहीं ऐसे बात निकालना होगा तो I इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, J डॉट ऑफ A, टिक मार के लिए ऐसे भी लिखा रहता है, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं आप लोग। I इक्वल टू J डॉट A, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट को करंट कहते हैं। तो कौन कौन वेक्टर का, तो करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसको करंट कहते हैं। तो एरिया वेक्टर ये वेक्टर के रूप में IJ के टर्म में लिख देगा, और J को भी आपको करंट डेंसिटी को IJ के रूप में लिख देगा, बोलेगा आंसर निकालो। तो आप क्या कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया वेक्टर क्वांटिटी, यस। तो आप इस चीज़ को चॉइस के लिए याद रख लीजिएगा, ये वाला आता है जनरली, राइट भाई, दिस इज द चॉइस वैल्यू है। तो हम लोग आराम से इसको लिख लेंगे, निकाल लेंगे हम लोग। अगर J का मान जो हमारे पास वैल्यू वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है और एरिया का वैल्यू आपको वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है, एज फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग एक क्वेश्चन दे लेते हैं, तो आराम से बनाइए। J इज इक्वल टू 2I प्लस 3J आपके पास ऐसे लिख दिया हुआ है, ये J वेक्टर है और ये J आपके पास करंट डेंसिटी है माय डियर। ये दोनों में समझिएगा ना, ये आपके पास करंट डेंसिटी है और ये वाला IJ के वाला यूनिट वेक्टर है, और एरिया इज इक्वल टू आपके पास 2I माइनस J है,
ये देखिए हम लोगों ने ऐसे लगा दिया, दीज आर द यूनिट वेक्टर, दीज आर द वेक्टर्स। तो हम करंट के बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे, अगर जे का मान इस तरह से दे दिया, एरिया का मान इस तरह से दे दिया, तो न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए आपको लगिए कि ये ऐसे ऐसे दे दिया, हम क्या करें? तो क्या करें, कुछ नहीं कर। हियर इज द रूल। और रूल में आपको देखिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? ऑलरेडी आई हैव टॉट डॉट प्रोडक्ट इन डेप्थ। 11th में पढ़ा है। ए डॉट बी का मान, ए क्रॉस बी का मान सब पढ़ाया है ना? भुला गए क्या? उम्मीद करते हैं सबका कहानी अगर आपके पास क्लियर है। तो ये देखिएगा 2i + 3j डॉट, ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट है जो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जे डॉट करेक्ट है, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम तुरंत निकाल लेंगे। इट इज़ फॉर कंपटीशन, बोर्ड में सब आने का औकात नहीं है, ठीक है? मतलब हमको करंट निकालना है और वेक्टर मान दिया हुआ है। करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी कहते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में हम लोग बात कर देते हैं, सब पता है। एरिया करंट बाई एरिया है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट डेंसिटी, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाते हैं। ये वाला मान क्या बताएगा? कैन एनीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चंस? कैन एनीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन? आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से। कितना है भाई? आप लोग को देखिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, सब लोग पढ़े हुए हैं भैया 1, आई डॉट जे का मान 0 और जे डॉट आई का मान 0 होता है। ये सब तो पढ़े हैं आप लोग, ये सब पढ़े हैं ना? भुला गए हैं, वेरी गुड, भुला गए हैं। तो अब आप ऐसा करो, आई को आई के वाला लो और जे को जे वाला के साथ लो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है ना भाई? तो सानिया का आ गया है आंसर। तो ये देखिए 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ 3 और माइनस ये 1 हो गया। दिस इज़ 1 एम्पियर। आंसर करेक्ट है, 1 एम्पियर आंसर। ये आपका कॉन्सेप्ट रखिए, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, बिल्कुल सब अब क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब जो पीछे पढ़े हैं सब यूज होगा माय डियर सोनाली, सही है। 4 - 3। तो आपके पास जैसे भी सवाल टिकल करने के लिए करेगा तो हड़बड़ाना नहीं है कि हमको करंट डेंसिटी दिया है, एरिया दिया हुआ है, तो हम करंट कैसे निकाल देंगे। यस यू पीपल हैव गॉट इट, सबका आंसर आया हुआ, काफ़ी लोग अब बोर्ड पे लिख दिए, तो सही है। तो ये मोटा मोटी जो हम लोगों ने करंट डेंसिटी के रिलेटेड बात हुआ साइड में हमने कर लिया है। जाइए मेन बॉडी पे आइए। ये तो हम लोग जैसे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, जस्ट आई हैव डन इट। यहाँ से हम लोग वी डी इज इक्वल टू, ये देखिए वी डी इज इक्वल टू, ये मान को हम घुमा देते हैं, ये देखिए ये वाला मान को हम एक साथ कह दिए। देन वी हैव गॉट इट, दिस वन वैल्यू इज J/NE। टिक मार में J इज इक्वल टू NEVD। आपको जिस तरह से चॉइस में रहे आप उस तरह का आप ध्यान में रखेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आगे एक्सरसाइज में, राइट। अगर हम लोग के NEJ का मान दिया हुआ है तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कैसे निकाल लेते हैं। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का तो हम लोग J का मान कैसे निकाल लेते हैं। एरिया अगर रेडियस दिया हुआ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकाल लेते हैं। ओके, ये सब कहानी हो गया। दिस इज़ नंबर 1, ये हम लोगों ने ले लिया। दिस इज़ J का वैल्यू या तो VD का वैल्यू। चलो भाई, ये दिस इज़ वन वे टू गेट द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब आइए दूसरा तरीका से भी हम लोग निकाले थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और दोनों को इक्वेट किए हुए थे, ठीक है भाई। तो नीचे में हम लोगों ने क्या कहेंगे, नीचे में यहाँ से लिखेंगे कि व्हेन ए वायर ऑफ लेंथ L, व्हेन ए वायर ऑफ लेंथ L is kept at potential V, potential V, then what happens, ये हम लोगों ने बात को पढ़ा था। ये देखिए ठीक है भाई। तो ये पोटेंशियल पे अगर हम लोगों ने रख दिया हुआ है तो क्या क्या होने वाला है ये समझिए।
दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, आपका इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, करने दीजिए, और करंट हम लोग को सेटअप हो रहा था। सी हमारे पास फोर्स जो लगेगा ऑन द इलेक्ट्रॉन, एफ लिखिए, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन by the setup electric field due to the applied voltage, by the setup electric field, setup electric field due to applied potential, ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल सस्ता में देख लीजिए, ये चीज़ आपको बोल देते हैं लेकिन जस्ट हम लोगों ने लिख दिया हुआ है। तो फोर्स का मान आप लोग क्या लिखिएगा, जल्दी से बोलिए। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है। एंड ये समझिए कि अगर हमारे पास बात करेंगे फोर्स इक्वल टू, तो हम लोग ये भी पढ़े हैं Q इंटू ई, और ये बात को बोलिए कि फोर्स इज इक्वल टू Q के जगह पे E, और E यहाँ से लिख दिए, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं E, दिस इज V बाई L। बोलिए तो दिस इज द फोर्स वैल्यू, चेक इट। V है अप्लाइड पोटेंशियल है, और VD था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से आइए, इसमें क्लियर हो गया होगा, 4 - 3 लिखे थे, सो आगे आइए। सी अब हम लोग यह से लेकर के चल रहे हैं कि फोर्स दो तरह से है। एक फोर्स हम लोगों ने F इक्वल टू एम ए का रूल होगा कब, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो गया। तो उस एक्सेलरेशन का मान अगर निकालेंगे तो हमारे पास एम ए इज इक्वल टू ई आया, ज़रूरत पड़ने पर हम यह वाला मान लेंगे। तो यहाँ से ए का मान हमारे पास आया ई बाई व्हाट इज दिस एम, यह नंबर 2 हो गया ना। एंड ये देखिएगा कि व्हेन एन एक्सेलरेशन इज डेवलप्ड इन द इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन इज डेवलप्ड इन द इलेक्ट्रॉन ओइंग टू दैट वंस, अगर इलेक्ट्रॉन गया, टकराया, टकराने के बाद इंस्टेंटली रुक गया, रुका इंस्टेंटली, ये 1 घंटा की बात नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में काम है, रुका, फिर फोर्स लग रहा है, तब फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को स्टार्ट करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस रिलेटिव वेलोसिटी हमने 0 का, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कह रहे हैं। ओके, दिस इज ए इंटू, और ये टाइम को हम लोगों ने, ये देखिए कोलिजन टाइम, एवरेज कोलिजन टाइम हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। टाउ के बारे में हम लोगों ने बोला था, दिस इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn बाई n होता है। बात समझ में आ गया? ओके, ये क्या है, तो पहला कोलिजन में टाइम T1 लगा, रिलैक्सेशन टाइम इसको हम लोग बोलते हैं ना, एवरेज रिलैक्सेशन है, मीन टाइम इसको बोल देते हैं। ये देखिएगा, ये पहला रिलैक्सेशन टाइम, ये दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, ये तीसरा रिलैक्सेशन टाइम, एन नंबर ऑफ कोलिजन हुआ, तो हर बार टकराया, रुक गया, फिर स्टार्ट किया, दौड़ा, फिर टकराया, रुक गया, तो T1 T2 T3 Tn होता है, सबका एवरेज ले लिए हुए हैं, तो मीन रिलैक्सेशन टाइम, इसको मोटा मोटे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, एक रिलैक्सेशन टाइम, दूसरा, तीसरा, एन नंबर ऑफ कोलिजन हुआ, तो सबका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, इसके बारे में बात कर दिया। तो इसी को हम लोग टाउ से कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, इसको कह दिया मीन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे VD इज इक्वल टू, ये मान को लिख दिए E बाई एम इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको पढ़ाए थे, एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड इन द कंडक्टिंग वायर और मटेरियल्स, यही ना बात को बोले थे, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से एक वर्ड आएगा जो आपके लिए बहुत VVI है, ये नंबर 1 तो हम पहले कर देते हैं, इसका एक दूसरा रूप भी होगा, वो भी हम बदल देते हैं। तो E बाई एम, ईयर V बाई
एल एंड ये वाला है टाउ। ये सब सारी कहानी हमने लिखते चले गए हैं। तो वी डी ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये आपका अप्लाइड पोटेंशियल है। बट यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं इसके बारे में देखिएगा, यहाँ कहीं कहीं निगेटिव लिखा हुआ है, हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहे हैं। निगेटिव के लिए हम ऑलरेडी डायरेक्शन अपोजिट में फोटोवे में ले लिए हैं। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा था, ये करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा था, है ना। वी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। श्वेता कहाँ हो सर? वी क्या है? वी क्या है? वी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेयर एज वी विद अप्लाइड पोटेंशियल। ओके, तो ये कह दिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन ही तो ड्रिफ्ट कर रहा है। किसके कारण? पोटेंशियल लगा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, ये वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो लेफ्ट से राइट में हम लोग पोटेंशियल लगा दिए हैं, पोटेंशियल का वैल्यू चेंज करता है, लेफ्ट साइड में प्लस होते हैं, राइट साइड में माइनस हो रहा है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। बट यहाँ से तुम लोग आओ, एक वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट मिलने जा रहा है उसको हम लोग कह देंगे, इसका नाम हम लोग कहते हैं वी डी बाई ई का मान हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ बाई एम लिख सकते हैं। यदि हाँ तो ना जल्दी सजाइए। हम वी डी बाई ई कह दिए, वी डी में ई से डिवाइड कर दिए हुए हैं, तो बचेगा कितना इस इक्वेशन में? ई टाउ बाई एम। करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ से ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। इसका एक स्पेशल नाम है। चलिए भाई, ये सही है तो बोलिए कि सर ये बहुत क्लियर हो गया। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, हम आगे सॉल्व करेंगे आपका एक्सरसाइज में। क्लियर है? हम कुछ नहीं किए हैं, ये इक्वेशन जो लिए इसी को हमने सजा दिया हुआ है। यस, तो इसका नाम हम लोग एक स्पेशल दे देते हैं। तो ये देखिए म्यू, दिस इज को कहते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? तो बोलिएगा इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वैल्यू म्यू को हम लोग कह देते हैं म्यू इज इक्वल टू, ये है वी डी बटे ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ये याद रख लीजिएगा, दिस इज़ वी वी आई। ये इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हर साल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी, कि व्हाट इज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज नथिंग एल्स, इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेटअप इन द वायर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द सेल। ओके, तो हमको लगता है मोबिलिटी के बारे में आपकी कहानी क्लियर हो गई। इस पर न्यूमेरिकल्स बनेगा और चॉइस में खुद पूछ लेता है वी डी बाई ई या तो ई टाउ बाई एम हो गया। तो ये भी हमारी पास क्लियर हो गया है। अब आइए, अब हम लोगों ने आगे बढ़ते चलते हैं, ये रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। अब यहाँ से हम लोग कहते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। चलें आगे बढ़ें, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट्स न्यूमेरिकल से लगेगा, न्यूमेरिकल से आपको किताब में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी, हर एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है ना। नथिंग इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने बात को मोबिलिटी कह देते हैं। ठीक है भाई। तो अब हम लोग कह जाते हैं डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ में चल रहे थे, उस रास्ते में कुछ बात मिला, हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग कहते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 इक्वेशन आपके पास क्या था? वी डी इज इक्वल टू, बताइए तो, वी डी इज इक्वल टू जे बाई एन ई। ये 1 नंबर इक्वेशन था, या इसी को लिखे थे आई बाई एन ए ई। ये 1 नंबर था। 2 नंबर भी हम आपको लिख दे रहे हैं। वी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? ई ई बाई एम इंटू टाउ, या इसी को आप लोगों ने लिखा था, यही ना था, वी डी इज इक्वल टू ई ई एम बाई इंटू टाउ, और इसी को हम लोग लिखेंगे ई बाई एम, दिस इज वी बाई एल एंड दिस इज टाउ।
ये आपका 2 नंबर आया। अब ये दोनों नंबर का VD एक ही साथ में हम लोग निकाले हुए हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कीजिएगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, ये देखिएगा, E/m V/L टाउ इज इक्वल टू I बाई, यहाँ पे आइए, N/A और E, ऐसे हो गया। थोड़ी सी अरेंज कर लेते हैं इक्वेटिंग 1 और 2 में। तो ऐसा कीजिए कि V को हम एक साइड में रख लेते हैं, बाकी दुनिया को उधर ले जा रहे हैं। तो ये वाला, ये नीचे वाला चीज़ को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला को नीचे ले आते हैं V को छोड़ करके। तो हमारे पास आइए, तो वैल्यू आ गया M ले गए और साथ में है L। आगे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग कह देंगे I। ये देखिए, अब अरेंज कर दिए हैं, E और टाउ को यहाँ से ले गए तो N/E² टाउ और ये वाला A। देखिए तो अरेंज किए हुए हैं आप लोग, देखिए सब लोग, यहाँ से E और ये वाला ये E² हो गया तो N/E², ये वाला टाउ नीचे आ गया, A नीचे था ही, V को यहीं पर छोड़ दिए, V को हम लोगों ने छोड़ दिया और I को इस तरह से अरेंज कर दिया। अब आप आगे आ जाओ, V इक्वल टू जो आपके अंदर में बात कह रहा है M/N/E² टाउ, ओके, और साथ में यहाँ L है और यहाँ पर A है, और ये जितना आया उसके साथ में हम लोगों ने I लगा दिया, ओके। इम्पॉर्टेंट, आप इस चीज़ को समझिए, हमारे पास 2 ब्रैकेट लिख रहे हैं ना, ये बड़ा बाहर वाला जो ब्रैकेट लिखा उसको हम लोग कह देंगे रेसिस्टेंस, और अंदर वाला एक जो ब्रैकेट है वो रेसिस्टेंस के एक स्पेशल पार्ट कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा सो समझिए, वेयर हम लोगों ने क्या कहेंगे, V इक्वल टू R है, यह वाला I है, ओके, वेयर R इज इक्वल टू M/N/E² टाउ L/A, और इसी R को हम लोग लिखते हैं ρL/A, वेयर, ये ध्यान रखिएगा, सी दिस वंस, रो इज इक्वल टू, ये कहते हैं M/N/E² टाउ, इसको हम लोग कह देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये रेसिस्टेंस है, ये क्या है आपका रेसिस्टेंस, और ये क्या है आपका रेसिस्टिविटी, जस्ट राइट इट। तो एक रेसिस्टेंस आ गया, एक रेसिस्टिविटी आ गया। रेसिस्टिविटी द मटेरियल प्रॉपर्टी, वेयर एज रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एज वेल एज ज्योमेट्री। तो रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, यहाँ देखिएगा, हम लोग कह देंगे रेसिस्टिविटी के बारे में पहले लिख देते हैं ना, अब फिर यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, तो ये वाला क्या हो गया, V इक्वल टू IR, ऐसे कर लीजिए, फिर हम आगे कहाँ निकालते हैं, तो V प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज द, हमारे पास जो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू क्या है, ओम्स लॉ है, दिस इज ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म लिखे हुए हैं, स्केलर फॉर्म। ये जो इसके बीच में प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप आया है, इसकी कहानी थोड़ा सा देखेंगे, और इस पे हम 2-3 क्लास लेंगे रेसिस्टेंस पे, क्योंकि हर एग्ज़ाम ऐसा कोई नहीं है जिस पे कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है, और इसका कॉन्सेप्ट हम पूरा फोड़ फाड़ के रखेंगे, राइट ना, क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसी पर आपका कंपटीशन शुरू हो जाती है। तो इसका हम लोग सर्जरी करेंगे। आप लोग रेडी हैं कि रेसिस्टेंस वाला मटेरियल का हम पूरा सर्जरी करेंगे। टुडे वी आर टेकिंग ओनली द कॉन्सेप्ट क्लास, ठीक है। आपको रेडी रहिएगा कि जब तक उसको काट करके एक एक सेल को अलग नहीं कर देंगे ना, तब तक हमको पता चलेगा कैसे किसका DNA क्या है, और DNA पता चल गया तो हम लोग कहीं से सोर्स कर ही लेंगे। यस, तो चलिए रेडी रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ना, ये हो नहीं गया, आपका किताब कहता हो गया, मेरे अनुसार बहुत सा चीज़ है, क्योंकि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, आपका पेपर क्या आया हुआ है कंपटीशन में, वो सारा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को खोल देंगे तो पेपर लगाना आसान हो जाएगा आपका।
एनीवे हम लोग ये कह देंगे रेसिस्टिविटी इट इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी। रो के बारे में कह देंगे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी लिख देंगे इट इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री। नीचे लिखेंगे इट डिपेंड्स, कौन सा, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं माय डियर, आप दाएं बाएं मत कीजिएगा। इट डिपेंड्स ऑन द temperature and independent of the geometry of the wire। ओके, ये क्वेश्चन रहता है कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टिविटी बोलिएगा कि टाइप ऑफ द मटेरियल, कॉपर लिए, एल्युमिनियम लीजिए, स्टील लिए, क्या लिए हैं इसके आधार पर डिपेंड करता है। साथ में टेम्परेचर है इसके आधार पर। लास्ट ईयर का पेपर, सीधा नीट का क्वेश्चन उठाना है तो लास्ट ईयर का पेपर उठाइए, दाएं बाएं नहीं चलना है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है ना, आप उसको बनाना शुरू कर दीजिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाला बैंक मिल जाते हैं ना। हमको अगर किसी को ठोकना है, आप समझो चीज़ को तैयारी कैसे करना है। अगर किसी को हमें को ठोकना है तो हम ओकर दोस्त को धमकी देंगे, ओकर घर वाले को धमकी देंगे, नहीं, अगल बगल नहीं, जस्ट मोड़ पे कहीं मिल गया पकड़ेंगे और धो देंगे उसी को, डायरेक्ट ठोको ना। तो ये हम लोग कहते हैं भैया कि नीट का प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सीधा लास्ट ईयर का पेपर उठाइए। 5 साल 10 साल का पेपर का कलेक्शन मिल गया है, टॉपिक वाइज मिलता है ना, वहीं से स्टार्ट कर जाइए। करेक्ट है, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट चलना है, ठीक है, उसी से आपको लेवल जज होगा। हम दाएं बाएं को धमकी क्यों देंगे, सीधा सीधी लगा देंगे ना। सी दिस वन, इट इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी। लायन वाला प्रॉपर्टी रखना है, डॉगी वाला नहीं। भू भू कर रहे हैं, कोई काम नहीं होता, लायन वाला गया और चाँप दिया सीधा ना, तो लायन का प्रॉपर्टी रखना है। तो इट इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द वायर। करेक्ट है, वेरी गुड। अब आइए यहाँ पर रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो रेसिस्टेंस में रेसिस्टिविटी तो है ही, साथ में एल और ए आ गया है। तो एल ए आ गया मतलब लंबाई भी और एरिया भी, मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। मटेरियल प्रॉपर्टी भी है। तो रेसिस्टेंस के बारे में क्या लिखेंगे, तो रेसिस्टेंस के बारे में लिखिए रेसिस्टेंस आर के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट, इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। ये कौन सा है, तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। लिख दीजिए, डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द materials and टेम्परेचर। दूसरा, तीसरा में कह देंगे, हाँ टेम्परेचर के साथ रूल क्या है ये भी जान लीजिए। टेम्परेचर के साथ रूल है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ये आपका टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस वेरी करता है, किस में, मेटल में या कंडक्टर में। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हम लिख रहे हैं जो आपको एकदम विचित्र लगेगा, बट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है, आप ये जान लीजिए। सी, ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हम लोग कंडक्टिंग मीडियम के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो, लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाइएगा तो नीचे वाला रूल आ जाएगा। नीचे वाला रूल क्या है भैया, अल्फ़ा का मान निगेटिव दिया हुआ है। तो ये किसके लिए रूल लागू है, ये रेसिस्टेंस मेटल के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है। रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस, ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है। किस केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। तो ये आपका हम लोग आएंगे, इसलिए हम एक साथ लिख दिए कि आपको हड़बड़ाना नहीं है कि ला ये भी सही किया हुआ है। सेमीकंडक्टर के केस में एकदम समझिएगा,
एक रूल सब जगह मत लगा लीजिएगा। इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर 4 ग्रुप एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाला जो कहानी होगा, 4 ग्रुप एलिमेंट, 4 ग्रुप एलिमेंट के साथ आता है। ओके, कौन कौन लिखे हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम डॉट डॉट, ये सब जो हमारे पास आएंगे। इस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, और इस मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। आप समझिए, T को बढ़ाइएगा तो इम्प्लाइज करता है रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोगों ने T को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस हम लोग को घट जाएगा। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं ना, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि कौन चीज़ कहाँ पे पढ़ाई करना है। राइट इट, ठीक है। आपको टोटलिटी में हम फिजिक्स दिखा रहे हैं एक साथ में, कोई यहाँ मिलता है किताब में, कोई वहाँ मिलता है, कोई इधर मिलता है। आप टोटलिटी में देखो कि किस टाइप के मटेरियल को हम लोग देखेंगे तो कौन सा रूल फॉलो करेगा। 2 लाइन और है, तो इसके ऊपर आपको 6-7 क्वेश्चन बना हुआ है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। जैसे आप पढ़ के देखिएगा, हम आगे करवे करेंगे। 7-8 क्वेश्चन है इसी कैरेक्टर के आधार पे। अगले दिन हम क्या बोले, रेसिस्टेंस का पूरा सर्जरी करेंगे, 1-2 क्लास लग जाएगा कि रेसिस्टेंस से ज्योमेट्री का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, अगर हम लोग एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, रो का वेरिएशन अगर हम लोग कर देंगे, रो कांस्टेंट वाला भी पढ़ रहे हैं, रो का वेरिएशन हो जाएगा तब क्या होगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा फोड़ी करेंगे, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं ना। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नट सेल में छोटा छोटा बात हमने कर दिया। वेक्टर फॉर्म क्या लिखिएगा, ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म लिखिए। अच्छा, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म में चलना चाहेंगे तो ये हम लोगों ने काम कर दिया, वहीं से ड्राइव कर सकते थे या यहाँ से भी ड्राइव कर सकते थे। चलिए, हमारे पास क्या लिखे हैं, V = I R लिखे हैं, V = I R लिखे हैं। और यहाँ पर I R, ये देखिएगा, R के जगह पे हम लोग लिखे थे ρL/A इंटू ये कितना वैल्यू है I, और इसी को हम लोग लिख देंगे V। ये आप यहाँ पे हेडिंग लगा दीजिएगा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये देखिएगा, अगर ये लिख दिया तो आप जितना ये कहानी V = IR लिखे हैं वहाँ तक चले आइएगा, वहाँ से 2 कदम और आगे छलांग लगाना है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, V = IR, R का मान पढ़ लिए हैं, ρL/A अभी पढ़ लिए थे, ρL/A। अब आगे आओ, यहाँ से वैल्यू सी, यहाँ से हम लोगों ने कह देंगे V = V/L, ऐसे कर दिए, एंड दिस वैल्यू = ρ/A इंटू I। ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने क्या कह रहे हैं, सो V/L को सजाए और यहाँ भी रो को ऐसे सजा दिए और I/A को सजा दिए। तुम लोग बोलो I/A को क्या कहेंगे और V/L को क्या कहेंगे, जल्दी से लिख के बताओ मेरे को। टेल मी। हम यहाँ पर स्केलर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म में आ रहे हैं, बगल में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। यू टेल मी, V/L को हम लोग कुछ कहते हैं, लास्ट है वर्ड, V/L को E कहते हैं, वेरी गुड। और I/A को भी कुछ कहते हैं, I/A को भी कुछ कहते हैं, बहुत सही। I/A को हम लोगों ने कहते हैं क्या भैया, I/A को हम लोग J कहते हैं। तो रख देते हैं E विद द वेक्टर क्वांटिटी, ये रो हो गया और ये वाला क्या हो गया, J हो गया। तो दिस इज द वेक्टर वैल्यू, दिस इज द वेक्टर वैल्यू। ओके, एक तो E = दिस वैल्यू आ गया, या आप यहाँ से देखिए J = 1/ρ इंटू E लिख सकते हैं। यह भी अपने आप में करेक्ट है, दिस इज द आंसर। दूसरा तरीका जो आपको सजा के लिखा रहता है, J को फ्री कर दिए तो 1/ρ हो गया, और 1/ρ को ध्यान रखिएगा हम लोग लिख दे रहे हैं सिग्मा = 1/ρ। इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। अभी बात को हमने कह दिया है रेसिस्टिविटी, तो 1/ρ को हम लोग कह देते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे रे माय डियर, जल्दी बोलिए। 1/ρ को कह देंगे कंडक्टिविटी। तो आप यहाँ से देखिए कि हम लोगों ने लिख दिया J = सिग्मा इंटू A, दिस इज द वेक्टर्स फॉर्म में है, ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म।
ये साबित करना रहता है ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। ये आज कंप्लीट हो गया वेक्टर फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप लोग का एकदम क्लियर हो गया होगा। E इक्वल टू रो इंटू जे या J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, करेक्ट है। ये आपका कंडक्टिविटी है, ये आपका रेसिस्टिविटी है। V इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट डे इसका सर्जरी करेंगे कि इसका ग्राफ क्या आएगा, करेक्ट है। ग्राफिकल क्वेश्चन हम लोग ओम्स लॉ को कैसे करते हैं। तो ये सारी कहानी जो हम लोगों ने कहा, ये टोटल कहानी आपकी आई। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप लोग सबका क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है भाई, देखिए हो गया सब क्लियर है। देख लीजिए सब लोग देख लीजिए, ये क्लियर है। यस चलो तो थैंक यू। अब यहाँ पे बोलते रहते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। चलिए ओके, थैंक यू।